चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, आते रहेंगे तो। आज की क्लास भी थोड़ी सी छोटी ही होगी, 30-35 मिनट की क्लास होगी। ये क्लास फिलॉसफी इस वर्चू पे भी है, 9:30 बजे से। कल वाली क्लास जो आप लोग की चली थी तो उसमें प्रमाण विभेद में हम लोग प्रत्यक्ष को विस्तार पूर्वक देखे थे। उसकी विवेचना हम लोग विस्तार पूर्वक किए प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में, और उसके पूर्व हम लोग ज्ञान मीमांसी विवेचना, ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान प्रक्रिया और इन सारे संदर्भों में लेके चल रहे थे कि प्रमारूप ज्ञान के लक्षण, प्रमाण को किस प्रकार डिफाइन किया गया है, और फिर प्रमाण विभेद। और प्रमाण विभेद में पहला प्रत्यक्ष प्रमाण लेके हम लोग चल रहे थे। तो वैसे कल की विवेचना जो प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में थी वो विस्तार पूर्वक कई बार बताई जा चुकी है, लेकिन कल कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी बताए गए थे प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में कि अद्वैत दर्शन के प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में कौन सी विशिष्ट घटनाएं परिघटित होती हैं, जिसको व्याख्यायित विवेचित किया गया है अद्वैत दर्शन के ग्रंथों में। तो उसमें जो एक मुख्य विवेचना थी, जिसको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया गया है, लेकिन उसका जो मूल भाव है वो एक ही है। और अगर उसको एक पंक्ति में हम व्याख्यायित करने का प्रयास करें तो मुख्य रूप से ये कहा गया कि अंतःकरण की वृत्ति की मध्यस्थता से, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, कि मुख्य रूप से यही भाव कहा जा रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण के संदर्भ में कि अंतःकरण की वृत्ति की मध्यस्थता से विषय चैतन्य और प्रमाद चैतन्य का एकाकार हो जाना, या इनके बीच अभेद हो जाना या तादात्म्य हो जाना, इसी को प्रत्यक्ष के रूप में वहाँ पर डिफाइन किया गया है। क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति के माध्यम से ये परिघटना घटित हो रही है, तो कहीं कहीं जो है इसको प्रमाण चैतन्य और प्रमाद चैतन्य के बीच अभेद के रूप में या तादात्म्य के रूप में भी डिफाइन किया गया है। लेकिन जैसा कल की विवेचना में भी हमने कहा था कि विश्लेषण से ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि यह व्याख्या सबसे ज़्यादा सर्वाधिक उचित है कि अंतःकरण की वृत्ति की मध्यस्थता, अंतःकरण की वृत्ति की मध्यस्थता का अभिप्राय क्या है? प्रमाण चैतन्य, ठीक है। प्रमाण चैतन्य की मध्यस्थता के माध्यम से विषय चैतन्य और प्रमाद चैतन्य के बीच अभेद स्थापित हो जाना, तादात्म्य हो जाना, दोनों का एकाकार हो जाना, इसी के रूप में प्रत्यक्ष को डिफाइन किया गया है। तो इसको हम लोग कल विस्तार पूर्वक विवेचित किए थे। आज क्लास के आरंभ में पुनः एक दोहराव के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, ताकि तारतम्यता बनी रहे, पिछले क्लास से आप जुड़ाव महसूस कर सकें। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को और व्याख्यायित किया गया था, उसका दोहराव आवश्यक नहीं है। जैसे प्रत्यक्ष के प्रकार, और प्रत्यक्ष के प्रकार में जैसे हम लोग सविकल्पक प्रत्यक्ष और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की बात किए थे, तो उसको भी डिफाइन किया गया कि जो संबंध मूलक बोध है, जिसमें वैशिष्ट का अवगाहन होता है, यानी हमें विशेषण और विशेष के बीच संबंध का बोध हो रहा होता है, संबंध मूलक होता है, जिसको हम लोग न्याय वैशेषिक दर्शन में पढ़ते हैं सत प्रकारकम ज्ञानम सविकल्पम, इस रूप में देखते हैं। इसी प्रकार निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, जिसमें संबंध या संसर्ग की अवगति से शून्य यह बोध होता है, जिसको हम लोग न्याय वैशेषिक दर्शन में कहते हैं निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पम, ठीक है। यानी ये जो निष्प्रकारक ज्ञान होता है, निष्प्रकारक का अभिप्राय होता है कि जब हमें बोध होता है तो हम ये नहीं जान पाते कि कौन सा बोध विशेषण प्रकार का है, कौन सा विशेष प्रकार का है, और इन दोनों के बीच संबंध क्या है। तो इसीलिए इसे संबंध या संसर्ग की अवगति से शून्य ज्ञान के रूप में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये व्याख्या विवेचना भी कल की गई थी कुछ मुख्य बिंदुओं के रूप में। जैसे आपको बताया गया कि प्रतिभिज्ञा, जिसको हम लोग रिकॉग्निशन कहते हैं, यहाँ पर भी बताया गया कि किस प्रकार विषय चैतन्य और प्रमाद चैतन्य के मध्य प्रमाण चैतन्य की मध्यस्थता से एकाकार हो जाना, अभेद हो जाना, तादात्म्य स्थापित होने की परिघटना परिघटित होती है। इसलिए इसे भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत ही सम्मिलित किया गया है। इसी प्रकार बताया गया तत्वमसि जैसे महावाक्य हैं,
यहाँ पर जो ज्ञान का विषय होता है, यानी जो विषय जिसको हम लोग विषय चैतन्य कहते हैं, तो ज्ञान का जो विषय होता है वह प्रमाता स्वयं होता है। यानी यहाँ विषय चैतन्य और जो है प्रमाता यानी जो प्रमात्र चैतन्य होता है वही जो है ज्ञान का विषय भी होता है। इसलिए यहाँ पर भी विषय चैतन्य और प्रमात्र चैतन्य की अभिन्नता स्वाभाविक रूप से परिघटित हो रही होती है। तो यहाँ पर भी इस प्रकार के महावाक्यों का भी प्रत्यक्ष स्वीकार किया गया है कि यह वाक्य जो तत्वमसि है वह आत्म तत्व का। किसी का स्पीकर ऑन हो गया, ऑफ कर लेगा। तो यहाँ पर जो है जो आत्म तत्व का जो ये वाक्य है तत्वमसि, वह आत्म तत्व का। ज्योति आपका स्पीकर ऑन हो जा रहा है, उसको ऑफ रखिए। तो यहाँ पर जो तत्वमसि महावाक्य है, इस महावाक्य में आत्म तत्व का हमें संबंध रहित यानी संसर्गाओं ही यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होता है। ऐसा भी आपकी पुस्तकों में और इनके मूल ग्रंथों में व्याख्यायित विवेचित है। हो सकता है कि आपके समक्ष इससे संबंधित कुछ प्रश्न आ जाएं। तो अगर आ जाएंगे तो आप सक्षम होंगे उसका उत्तर देने में। तो ये सारी पिछले क्लासेस की बातें जो है फिर से पुनः एक बार आपके समक्ष प्रस्तुत की गई, तो आप लोग इसका अवधान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आज जो है हम लोग विवेचना के क्रम में कोशिश करेंगे कि जो हम लोग के पास 20-25 मिनट का समय है, 10 मिनट मान लीजिए हुआ है अभी, तो जो 20-25 मिनट का समय है उस 25-30 मिनट के समय में 20-25-30 मिनट के समय में हम लोग कोशिश करते हैं कि अनुमान प्रमाण और संभव हो सके तो शब्द प्रमाण को भी देखने की का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जो लोग भी बैकग्राउंड के हैं, फिलॉसफी के रिसर्च वगैरह कर रहे हैं या फिर नेट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या नेट कर चुके हैं, ऐसे लोग जो है अनुमान से भिज्ञ होंगे। यानी अनुमान प्रमाण में जो विभिन्न एस्पेक्ट्स होते हैं, पक्ष होते हैं इसके, उसे आप लोग भिज्ञ होंगे। तो भिज्ञ तो होंगे, लेकिन हम पुनः आपके समक्ष कुछ बिंदुओं को प्रस्तुत करेंगे। और जो लोग बैकग्राउंड के नहीं हैं या अनुमान प्रमाण को अभी तक नहीं देख पाए हैं, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे, उनके लिए वो नई चीज़ होगी, तो उसको सुनेंगे। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि न्याय वैशेषिक दर्शन में अनुमान प्रमाण की विशद व्याख्या की गई है, उसकी विस्तार पूर्वक विवेचना की गई है। और अन्य दर्शनों में हम न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुमान प्रमाण को आधार में रखकर उसकी विवेचना करते हैं और उसके साथ उसका कंपैरिजन बार बार करते रहते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ 2 वर्ड्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं अनुमान के संदर्भ में। सामान्य जो इसकी व्याख्या होती है, अनुमान, मान मतलब ज्ञान होता है, अनु मतलब पश्चात ज्ञान, यानी किसी ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान। तो किस ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान, तो यहाँ पर यही जो आता है, किस ज्ञान के पश्चात होने वाला ज्ञान। यानी अनुमान का जो शाब्दिक अर्थ किया जाता है वो कहा जाता है अनु प्लस मान। मान मतलब होता है ज्ञान, अनु मतलब पश्चात ज्ञान। तो प्रश्न उठता है कि किस ज्ञान के पश्चात ज्ञान। तो 2 प्रकार के ज्ञान होते हैं जिसके पश्चात के ज्ञान को हम लोग अनुमान के रूप में लेते हैं। यानी जो हमें बोध हो रहा होता है वह अनुमिति प्रमा होता है, उस अनुमिति प्रमा के कारण को हम लोग अनुमान प्रमाण कहते हैं। तो ये 2 ज्ञान कौन से होते हैं, ये 2 बोध कौन से होते हैं? एक होता है जिसको हम लोग पक्षधर्मता, एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं पक्षधर्मता, ठीक है। और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं व्याप्ति, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम वाले जो होंगे उनके लिए व्याप्ति पद तो वैसे हिंदी में भी ऐसे ही, इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखा जाता है। और इसको हम थोड़ा थोड़ा टर्म्स के माध्यम से इंग्लिश वालों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 2 ज्ञान है जिसके पश्चात के ज्ञान को हम लोग अनुमान के रूप में व्याख्यायित विवेचित करते हैं, तो कौन कौन सा है? एक तो पक्षधर्मता का ज्ञान, और दूसरा क्या है? व्याप्ति का ज्ञान, ठीक है। ये जो 2 प्रकार के टर्म्स आपको यूज़ किए जा रहे हैं अनुमान के संदर्भ में, एक पक्षधर्मता और एक व्याप्ति, इसको समझने के लिए हमें 3 पदों को समझना होगा, ठीक है।
हम तीन पदों की अवधारणा को अगर समझ लें तो हम पक्षधर्मता को समझ लेंगे। और जो लोग पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं उनको ये सब पता होगा, लेकिन जो लोग इस अनुमान प्रमाण को पहले नहीं पढ़े हैं या फिलॉसफी बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनके लिए नया होगा। तो उनके लिए अगर थोड़ा सी विवेचना करें तो तीन पद कौन कौन से हैं। एक तो हम लोग कहते हैं कि हेतु, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मिडिल टर्म, ठीक है, मध्य पद, ठीक है। और एक जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं साध्य, जिसकी हमें सिद्धि करनी होती है। जो हम अनुमान में जो सिद्ध करते हैं उसको हम लोग साध्य कहते हैं। और जहाँ पर साध्य की सिद्धि की जाती है उसको हम लोग कहते हैं पक्ष, ठीक है। तो तीन पद आते हैं। एक तो साध्य आता है। साध्य की सिद्धि कहाँ की जाती है? पक्ष में की जाती है। और जिसके माध्यम से की जाती है उसे हम कहते हैं हेतु, ठीक है। तो यही जो है तीन टर्म्स हैं। जिन टर्म्स को आप अगर समझ रहे हैं तो आप ये दो प्रकार के बोध को समझ पाएंगे, जिसको हम लोग पक्षधर्मता कहते हैं और व्याप्ति कहते हैं। और अगर थोड़ी सी विवेचना और करेंगे अगर आप, और हो सकता है इस पे आपसे प्रश्न भी पूछ दे यूजीसी नेट जेआरएफ में, तो आप लोग उत्तर देने में सक्षम होंगे कि पक्षधर्मता को अनुमान का मनोवैज्ञानिक पक्ष माना जाता है, ठीक है। यानी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट माना जाता है अनुमान को, किसको? पक्षधर्मता को। और जो व्याप्ति है उस व्याप्ति को हम अनुमान का तार्किक पक्ष कहते हैं, लॉजिकल एस्पेक्ट कहते हैं। तो ये एक लॉजिकल एस्पेक्ट और दूसरा जो है एक लॉजिकल एस्पेक्ट और दूसरा जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, इन दोनों से मिलकर अनुमान परिघटित होता है। तो अब चूँकि तीनों टर्म को हम लोग जान गए कि हेतु जो मिडिल टर्म है, जिसके माध्यम से हम साध्य की सिद्धि करते हैं, और साध्य की सिद्धि कहाँ करते हैं? पक्ष में करते हैं। तो ये तीन टर्म हम लोग जान रहे हैं। तो इस टर्म्स के आधार पे हम पक्षधर्मता को व्याख्यायित कर सकते हैं और व्याप्ति को व्याख्यायित कर सकते हैं। तो अगर हम कहें कि हेतु का पक्ष में होना, हेतु का पक्ष में होना, इसी को कहा जाता है पक्षधर्मता, ठीक है। हेतु का पक्ष में होना, इसी को कहते हैं हम लोग पक्षधर्मता। और इसे हम अनुमान का मनोवैज्ञानिक पक्ष कहते हैं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट कहते हैं। दूसरा जिसको हम लोग व्याप्ति कह रहे होते हैं, उस व्याप्ति को किस प्रकार डिफाइन किया गया है कि हेतु और जो साध्य, जिस साध्य की सिद्धि हमें पक्ष में करनी है, इस हेतु और साध्य के बीच दो टर्म सुनिएगा। हेतु और साध्य के बीच दो टर्म सुनिएगा इसकी व्याख्या में व्याप्ति के। हेतु और साध्य के बीच नियत, नियत का अंग्रेजी होता है कंसिस्टेंस, यानी हेतु और साध्य के बीच नियत। और दूसरा है अनौपाधिक, अनकंडीशनल जो संबंध होता है, इसे ही हम लोग कहते हैं व्याप्ति, ठीक है। तो ये दो शब्द आप डिफाइन कर लिए तीन पदों के माध्यम से, यानी हेतु, पक्ष और साध्य। इन तीनों के माध्यम से आपने इन दोनों टर्म्स को, इन तीन टर्म्स के माध्यम से आपने इन दो ज्ञानों के संदर्भ, बोध के संदर्भ को आपने व्याख्यायित कर दिया। एक पक्षधर्मता और दूसरा व्याप्ति, यानी हेतु का पक्ष में होना, अनिवार्यता पक्ष में होना, इसको हम लोग पक्षधर्मता कहते हैं, जो अनुमान का साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक पक्ष कहा जाता है। और दूसरा हेतु और साध्य, जिस साध्य की सिद्धि हमें पक्ष में करनी है, उस हेतु और साध्य के बीच नियत, कंसिस्टेंस और अनौपाधिक, अनकंडीशनल जो संबंध होता है, उसको हम लोग व्याप्ति कहते हैं, ठीक है। तो जब ये दो चीज़ें होती हैं तब अनुमान परिघटित होता है, और व्याप्ति को अनुमान का हम तार्किक पक्ष कहते हैं, लॉजिकल एस्पेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये एक सामान्य सी विवेचना थी कि आप किसी भी भारतीय दर्शन के अनुमान वाले पक्ष को अगर पढ़ रहे हैं तो इतनी सामान्य विवेचना आपके मनोमस्तिष्क में होनी चाहिए, यानी हेतु, पक्ष, साध्य, पक्षधर्मता, व्याप्ति, इसकी समझ आपको होनी चाहिए। अगर इतनी समझ आपको है तो आप अनुमान प्रमाण को समझ रहे होंगे, उसकी व्याख्या विवेचना करने में आप सक्षम होंगे। तो इतनी विवेचना, इतनी व्याख्या, इतना संदर्भ आप अपने मनोमस्तिष्क में अनुमान के संदर्भ में रखिएगा। तो ये जो सारी विवेचनाएं बताई गई,
इन विवेचनाओं से पृथक या इससे हटकर इतर कोई विवेचना इसमें नहीं है अद्वैत दर्शन में। यानी अद्वैत दर्शन इसी विवेचना को मान रहा होता है। तो जैसे आप लोग को जब हम न्याय दर्शन विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे तो वहाँ पर परार्थानुमान में 5 अवयव माने गए हैं। ठीक है, 5 अवयव माने गए हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। सब लोग जानते ही होंगे जो लोग बैकग्राउंड के हैं कि ये जो है 5 अवयव माने गए हैं परार्थानुमान के: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो इसमें जो ये उपनय वाला पक्ष होता है, यही उपनय वाला पक्ष जो है अनुमान के उस स्थिति को दर्शा रहा होता है जहाँ पर सारी परिघटनाएं संपूर्ण होती हैं। तो ये उपनय वाला पक्ष क्या कह रहा होता है कि पक्षधर्मता से विशिष्ट व्याप्ति ज्ञान को क्या कहते हैं हम लोग? परामर्श ज्ञान कहते हैं। ये न्याय वैशेषिक दर्शन में कहा गया है। उपनय क्या है? उपनय क्या है? पक्षधर्मता से विशिष्ट, यानी पक्षधर्मता से युक्त व्याप्ति विशिष्ट जो ज्ञान होता है, यह उपनय में परिघटित होता है। पक्षधर्मता से युक्त, पक्षधर्मता से युक्त मतलब हेतु का अनिवार्यता पक्ष में होना, ये पक्षधर्मता से युक्त है। और व्याप्ति विशिष्ट, व्याप्ति विशिष्ट यानी हेतु और साध्य के बीच नियत और अनौपाधिक संबंध है। तो यही तो आपको बार बार बताया जा रहा है। तो यही उपनय में परिघटित होता है और इससे जो युक्त ज्ञान होता है, इसके लिए एक टर्म यूज किया गया है न्याय वैशेषिक दर्शन में, जिसको हम लोग कहते हैं परामर्श। और फिर अंत में कह दिया जाता है परामर्श जन्य ज्ञानम अनुमानम। तो यहाँ पे अनुमान परिपूर्ण हो जाता है, यह प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो यह जो उपनय वाला पक्ष है, यानी पक्षधर्मता से युक्त व्याप्ति विशिष्ट ज्ञान, जिसको परामर्श ज्ञान कहा जा रहा है, यही पक्ष जो है आपका अद्वैत दर्शन में भी वेदांत परिभाषा में धर्म राजा ध्वरीन्द्र ने इसको एक्सेप्ट किया है। यानी जो न्याय के परिभाषा के अनुरूप यह जो व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान है, इसे ही अनुमिति ज्ञान के रूप में, अनुमिति प्रमा के रूप में स्वीकार किया गया है। और अनुमिति प्रमा के करण को ही अनुमान कहा गया है। तो जो लोग पिछले क्लास में आ रहे होंगे उनको करण का संदर्भ पता ही होगा कि जो करण होता है उसके लिए अंग्रेजी में क्या टर्म्स यूज़ करते हैं? मीन्स। ठीक है, तो और जो हम लोग कारण कहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉज कहते हैं। तो इस करण को क्या कहा जाता है कि यह एक विशिष्ट कारण होता है। किसी भी ज्ञान के संदर्भ में यह एक विशिष्ट कारण होता है जो कार्य को उत्पन्न करने वाले सामान्य कारणों से भिन्न होता है। तो इसकी व्याख्या विवेचना हम लोगों ने विस्तार पूर्वक की है। तो इसी प्रकार वेदांत परिभाषा में जैसे हमने बताया कि यही विवेचना जो न्याय वैशेषिक दर्शन की है, इसी विवेचना को एक्सेप्ट करते हुए सारी व्याख्याएं की गई हैं। थोड़ी सी व्याख्या अगर सामान्य तौर पे धर्म राजा ध्वरीन्द्र के संदर्भ में अगर हम कर दें तो वहाँ पर सामान्य रूप से कहा गया है कि प्रारंभिक रूप से हम क्या करते हैं? हेतु के पक्ष में ज्ञान से हम भिज्ञ होते हैं, जिसको हम लोग पक्षधर्मता का ज्ञान कहते हैं, कि यानी हेतु का पक्ष में होना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर धूम और अग्नि जो ट्रेडिशनल एक एग्जाम्पल चलता चला आया है अनुमान के संदर्भ में, तो यहाँ पर जो हेतु होता है हमारा धूम है, और अग्नि जिसकी सिद्धि हमने करनी है तो ये साध्य होता है, और इसकी सिद्धि कहाँ करनी है? पर्वत पर करनी है। तो जब हम लोग हेतु को पक्ष में देखते हैं, यानी हेतु को पर्वत में देखते हैं, यानी धूम को हम लोग पर्वत पर देखते हैं, तो हमको जो है हमको ये बोध होता है इस ज्ञान से कि हम ये सारी चीज़ें तो हमने देखी हैं महानस वगैरह में भी, कि जहाँ पे हम धूम को देख रहे होते हैं। तो फिर इसी महानस वगैरह यानी रसोई घर वगैरह से जो हमें बोध मिल रहा होता है कि जहाँ धूम है वहाँ अग्नि है, तो इससे जो व्याप्ति ज्ञान का संस्कार होता है वह अद्भुत हो जाता है। यानी हेतु और साध्य के मध्य जो नियत कंसिस्टेंस और अनौपाधिक अनकंडीशनल जो संस्कार है वह उद्भुत हो जाता है। तो यहाँ परिघटना घटित होती है कि पक्षधर्मता जो है पक्षधर्मता से युक्त व्याप्ति विशिष्ट का बोध हमें यहाँ पर हो रहा होता है, परिघटना घटित हो रही होती है। और यहीं पर जो ये परिघटना घटित हो जाती है, इसी को हम लोग अनुमिति ज्ञान, अनुमिति प्रमा कहते हैं। अनुमिति प्रमा के कारण को हम लोग
अनुमान कहते हैं। तो इतनी विवेचना थी आपकी, और जो इसमें संदर्भ थे सारे स्पष्ट तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए। तो ये सब अवधारणाएं हैं। तो हम जैसे धारा प्रवाह आपके समक्ष बोल पा रहे हैं, तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। रटेंगे तो कभी धारा प्रवाह बनेगा ही नहीं, क्योंकि आप याद करते रहेंगे ना, चीज़ों को आप ध्यान में अवधान मिलाते रहेंगे तो फंबल होता है। जब अवधारणाएं आपके मन में स्पष्ट हों, तो फिर आप धारा प्रवाह तरीके से किसी भी अवधारणा को संप्रेषित करने में सक्षम हो पाएंगे। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण संदर्भ यही है दर्शन शास्त्र के साथ, कि यह विषय, जितने भी विषय अभी हैं हमारे समक्ष, उन सभी विषयों में से सर्वाधिक अवधारणात्मक संदर्भों को लिया हुआ यह विषय है, जिसे हम लोग विषयों का विषय कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कहते हैं, विषयों का विषय कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ अवधारणाएं हैं। तो यहाँ पर आप चाहे इंडियन वेस्टर्न कुछ भी उठा लीजिए, आप धारा प्रवाह तरीके से अगर अवधारणाएं आपके मनोमस्तिष्क में हैं, तो आप इसके संप्रेषण में सक्षम हो सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि धीरे धीरे शनै शनै करके आपकी अवधारणाएं इतनी स्पष्ट हो जाएं कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर दर्शन शास्त्र विषय के या किसी भी स्कूल को पढ़ाने में आप सक्षम हो पाएँ, उसका संप्रेषण कर पाएँ दूसरों के समक्ष स्पष्ट तरीके से। ठीक है, तो इतनी अवधारणाएं आप लोग को बता दी गई। कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसकी विवेचना हम कर दे रहे हैं। उस विवेचना के उपरांत हम लोग थोड़ा सा शब्द प्रमाण देखने की कोशिश करते हैं। अभी लगभग 25 मिनट हुआ है, तो कम से कम 10-15 मिनट और हम लोग क्लास चलाएंगे। तो इसमें हम लोग शब्द प्रमाण की ओर जाने की कोशिश करते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु जो आप लोग के समक्ष हम रखना चाहते हैं, जिस पे आप लोग के यूजीसी नेट जेआरएफ में प्रश्न आ सकता है, वह है अनुमान के अवयवों की संख्या को लेकर। आप लोग जानते हैं कि अनुमान में दो भेद किए जाते हैं। एक जिसको हम लोग, अनुमान के भेद कई आधारों पे किए जाते हैं, लेकिन एक भेद जिस आधार पे किया जाता है कि अनुमान किस प्रयोजन से किया जा रहा है। यानी अनुमान यदि अपने लिए किया जा रहा है तो उसको हम लोग स्वार्थानुमान कहते हैं। तो ऐसे अनुमान के लिए किसी अवयव की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अनुमान जब जो है अनुमान का उद्देश्य दूसरे के लिए होता है, तो हम लोग इसको परार्था अनुमान कहते हैं। जब परार्था अनुमान होता है, परिघटित होता है, तो इसके लिए हमें अवयवों की आवश्यकता होती है। तो इसको लेकर परंपराएं हैं अलग अलग भारतीय दार्शनिक ज्ञान मीमांसीय विवेचना में। अलग अलग स्कूल्स में क्या है, अलग अलग जो है ट्रेडिशंस हैं। तो कोई 5 अवयवों को मानता है, कोई 10 अवयवों को मानता है, कोई 3 अवयवों को मानता है, कोई 2 को मानता है, कोई 1 को मानता है। जैसे पिछला हम लोग बौद्धिज़्म पढ़े थे, तो बौद्धिज़्म 2 अवयवों की परंपरा मानता है और धर्म कीर्ति 1 को ही पर्याप्त मानते हैं। तो ये सारी विवेचना हम लोग पढ़ चुके हैं, और बौद्धिज़्म की सारी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि प्लेलिस्ट बनाने के लिए प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। वैसे अद्वैत दर्शन का, बौद्धिज़्म का और एग्जिस्टेंशियलिज्म का, इनका प्लेलिस्ट बना हुआ है। बाकी जो चीज़ें अपलोड हैं उसमें उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो आप लोग वहाँ पर जाकर बौद्धिज़्म को देखते रहिए, उसको दोहराते रहिए, क्योंकि आप लोग को यह अवधान में होगा कि आरंभिक रूप से जब आप लोग को आदि गुरु शंकराचार्य के पूर्व के अद्वैत दर्शन, जिसमें मांडुक्य कारिका गौड़पादाचार्य को पढ़ाया जा रहा था, तो वहाँ पर जो अलात शांति प्रकरण था, जिसमें गौड़पादाचार्य ने अपने विचारों की तुलना बौद्धिज़्म से की थी, जिसमें शून्यवाद विज्ञानवाद की अवधारणाओं से की थी, वह हम छोड़े हुए हैं। इसीलिए छोड़े हुए हैं कि जिन लोगों ने हमारी लाइव क्लासेस नहीं ली थी बौद्धिज़्म की, वो सारी क्लासेस अपलोड होने के बाद धीरे धीरे करके सारी क्लासेस को पढ़कर अपने आप को तैयार कर लें, ताकि जब अलात शांति प्रकरण की विवेचना की जाए तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आए कि किस प्रकार से कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, तो हमने पूर्व भी कहा था आप लोग से कि आप लोग निश्चिंत रहिए। हम जब पढ़ाते हैं तो हमें खुद सब चीज़ें स्मरण में रहती हैं कि कौन सी चीज़ हम पढ़ाएं, कौन सी चीज़ छूटी हुई है, किन बिंदुओं का स्पष्टीकरण आपको करना है। तो ये सब आप हमारे ऊपर डाल दीजिए और आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए। बाकी चीज़ें हम अपने खुद ही अपने मस्तिष्क से सारी चीज़ें हैंडल कर रहे होते हैं। तो अब इसी परंपरा को हम लोग देखते हुए, ट्रेडिशन को देखते हुए, कि जो अवयवों की संख्या है, हम लोग यह देखने का प्रयास करते हैं कि मुख्य रूप से जो विवेचनाएं हुई हैं ज्ञान मीमांसीय विवेचना, वो तो
वेदांत परिभाषा में धर्मराजा ध्वरीन्द्र के द्वारा ही की गई हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो ये विवेचना जो धर्मराजा ध्वरीन्द्र ने की है वेदांत परिभाषा में, वो कितने अवयवों को मान रहे होते हैं। तो इस पे आप लोग की यूजीसी नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो 5 अवयव हैं जिसको आप लोग जान रहे होंगे, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इसमें जो विवेचना अद्वैत वेदांतियों ने की है, मुख्य रूप से धर्मराजा ध्वरीन्द्र ने जो वेदांत परिभाषा में की है, इसमें उन्होंने कहा है कि आरंभ के 3 ले लें या फिर अंत के 3 ले लें, इतना पर्याप्त माना है। तो इसको अवधान आप लोग रखिएगा कि अगर घुमा के किसी भी तरह से ट्विस्ट करके आपके समक्ष कोई विकल्प देने का प्रयास करें तो आप लोग उसको स्पष्ट तरीके से करने में सक्षम हो। केवल इतना ही कहा जा रहा है कि आरंभ के 3 या अंतिम 3। तो आरंभ का 3 लेंगे तो प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण बनेगा, अंत का 3 लेंगे तो उदाहरण, उपनय और निगमन बनेगा। इतना ही कहा जा रहा है। तो वो कहा जा रहा है कि ये प्रारंभ का 3 ले लें या अंत का हम 3 ले लें, तो दोनों कंडीशंस में जो है इतने ही अवयव पर्याप्त हैं हमारे लिए किसी भी अनुमान के संदर्भ में। तो 5 अवयवों को मानने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और ये जो 3-3 अवयवों को मान रहे हैं, आप लोग जानते होंगे कि ये जो अवयव आपको दिए गए हैं, जैसे प्रतिज्ञा में कहा जाता है, प्रतिज्ञा में लिया कहा जाता है कि पर्वत पर अग्नि है, प्रतिज्ञा में लिया जाता है जो हमें सिद्ध करना होता है। निगमन में वही बात सिद्ध कर दी जाती है कि पर्वत पर अग्नि है, इसलिए दोहराव हो रहा होता है। इसीलिए ये 5 अवयवों की परंपरा को कुछ लोग नहीं मानते। इसी में अद्वैत वेदांती भी हैं, ये कहते हैं कि प्रथम 3 को ले लीजिए और या अंतिम 3 को ले लीजिए, दोहराव की आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो लक्ष्य है, जो आपका उद्देश्य है, वह पूरा हो जाएगा परार्थानुमान का। तो प्रथम 3 में प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अंत में उदाहरण, उपनय और निगमन, इनमें से हम किसी भी 3 को ले लें तो हमारा लक्ष्य जो है पूर्ण हो जाएगा। जैसे कि अगर धूम और अग्नि के संदर्भ में ही देखें तो प्रतिज्ञा जैसे हम करें कि पर्वत पर अग्नि है, हेतु क्या है, धूमवान होने के कारण, यानी धूम इससे युक्त होने के कारण। और उदाहरण में हम क्या कहेंगे, जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे महानस। तो अगर ये 3 ले लें पहला, तो हम सिद्ध करने में सक्षम है कि पर्वत पर अग्नि है। और इसी प्रकार अगर अंतिम 3 ले लें कि हम उदाहरण में कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, जैसे महानस। उपनय में क्या करें, पर्वत भी धूम युक्त है, तो यहाँ पर भी वही बात, हेतु वाली बात आ जाती है। और निगमन, अतः पर्वत अग्नियुक्त है, ये प्रतिज्ञा वाली बात आ गई। तो वही कहे कि ये 3 ही अपने आप में पर्याप्त है कि प्रथम 3 ले लें या अंतिम 3 ले लें, तो दोहराव की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। और एक और विभेद आप लोग को देता रहता है, जो थोड़ा बहुत दिया है कुछ पुस्तकों में, कि जैसे हम लोग न्याय वैशेषिक दर्शन में देखते हैं केवलान्वयी अनुमान, केवल व्यतिरेकी अनुमान, अन्वय व्यतिरेकी अनुमान, ठीक है। तो ये इसकी विस्तार पूर्वक विवेचना आपको न्याय वैशेषिक दर्शन में की जाएगी। लेकिन जो यहाँ कहा जा रहा है, जैसे केवलान्वयी अनुमान मतलब जब अन्वय के आधार पर केवल अनुमान को स्थापित किया जा रहा हो। केवल व्यतिरेकी जब व्यतिरेक के माध्यम से अनुमान को स्थापित किया जा रहा। अन्वय व्यतिरेकी जिसमें दोनों पक्ष आ रहे हों, यानी अन्वय वाला पक्ष भी आ रहा हो और व्यतिरेक वाला पक्ष भी आ रहा हो। तो ये जो इनकी अवधारणा है अद्वैत वेदांतियों की, कि वह केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी, इन 2 अनुमानों के प्रकार को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि किसी भी अनुमान की परिघटना में अन्वय और व्यतिरेक दोनों का परिघटित होना आवश्यक है। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ में अगर पूछते तो आपको अवधान रहना चाहिए कि केवलान्वयी और केवल व्यतिरेकी अनुमान की इस विभेद को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब देखिए, लगभग हम लोग 30 मिनट का क्लास ले चुके हैं, तो 5-10 मिनट का क्लास और है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा शब्द प्रमाण की ओर जाने की कोशिश करते हैं। अगर पूर्ण नहीं भी होगा तो कुछ आधार भूमि रख देते हैं ताकि कल की क्लास में हो जाए। और मेरे समय से कल की क्लास में शब्द प्रमाण और उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, हो सकता है कि कल प्रमाण विभेद समाप्त हो सकता है, 90% चांस है कि कल शब्द प्रमाण विभेद समाप्त हो जाएगा। तो अगर समाप्त हो जाएगा तो परसों जो है हम लोग प्रामाण्यवाद को इनके देख लेंगे और इनके ख्यातिवाद को देख लेंगे। तो लगभग ज्ञान मीमांसीय विवेचना धीरे धीरे ख़त्म होने की ओर आएंगे, समाप्त होने की ओर आएंगी। तो फिर हम लोग उसी अनुसार आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब देखिए, जो शब्द प्रमाण
की भी विवेचना अगर आप देखेंगे तो दो दर्शनों में बड़ी विस्तार पूर्वक है, जिसको हम लोग केंद्रीय रूप में भारतीय ज्ञान मीमांसीय पक्ष के रूप में देखते हैं। एक तो न्याय वैशेषिक दर्शन में जो शब्द प्रमाण की विवेचना की गई है, और एक मीमांसा दर्शन में जो शब्द प्रमाण की विवेचना की गई है, वो बहुत विशद विस्तार पूर्वक की गई है। और जब हम लोग आप लोग को न्याय वैशेषिक दर्शन पढ़ाएंगे तो हम भी विस्तार पूर्वक शब्द प्रमाण की विवेचना करेंगे। लेकिन अभी जो ये अद्वैत दर्शन में जो शब्द का संदर्भ है शब्द प्रमाण का, उसको किस रूप में व्याख्यायित किया गया है, तो इसकी जो क्लासिकल परिभाषा दी गई है वेदांत परिभाषा में, धर्मराजा ध्वरिन ने कहा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, आप पुस्तकों में देख सकते हैं, जो आपको पुस्तकें बताई गई हैं उसमें तो नहीं होगा मेरे समय से, लेकिन अन्य पुस्तकों में जो ज्ञान मीमांसीय पक्ष को लेकर लिखी गई पुस्तकें हैं, जैसे चक्रधर वगैरह की पुस्तकें, वहाँ पर आपको ये सब विवेचना मिल सकती है, जिसमें स्पष्ट रूप से धर्मराजा ध्वरिन ने कहा है कि जिस वाक्य का तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग प्रमाणांतर से बाधित नहीं होता है, वह वाक्य शब्द प्रमाण या आगम कहलाता है। फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं, जो लोग लिख रहे हैं वो लिख लें, और दोबारा वीडियो सुनकर भी इसको ले सकते हैं। और इसका ठीक श्लोक वगैरह भी वेदांत परिभाषा में है, उसको ही श्लोक को व्याख्यायित किया गया है हिंदी में पारिभाषिक रूप से, जो शब्द प्रमाण को कहा गया है। इसकी सामान्य विवेचना भी है, जो ये पारिभाषिक जो शब्दावली में हम बता रहे हैं, इसके बाद इसकी सामान्य विवेचना भी हम बता देंगे। जो सामान्य विवेचना है उसे ही अवधान में रखिएगा। और अगर ये क्लासिकल विवेचना भी आपके समक्ष यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्जाम में पूछ देता है, तो आपको अवधान रहे कि यह बात किसने कही, ये धर्मराजा ध्वरिन ने वेदांत परिभाषा में कही है। क्या कहा जा रहा है कि जिस वाक्य का तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग प्रमाणांतर से बाधित नहीं होता है, वह वाक्य शब्द प्रमाण कहलाता है। तो यहाँ साफ साफ क्या स्पष्ट रूप से क्या कहा जा रहा है कि कोई भी वाक्य जिसका अभिकथन किया जा रहा है, उससे जो तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग जो भी हम अपने वाक्य के द्वारा उच्चारित कर रहे हैं, उससे जो तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग उत्पन्न हो रहा है, जो संदर्भ प्रेषित किया जा रहा है वाक्य के माध्यम से, वो प्रमाणांतर से बाधित न हो, किसी अन्य प्रमाण से बाधित न हो, तो वह जो वाक्य होगा, जो वाक्य होगा, कथन होगा, वह शब्द प्रमाण या आगम की श्रेणी में आता है। यही कहा जा रहा है स्पष्ट रूप से। तो यहाँ पर ये क्लासिकल परिभाषा थी, जिसकी सामान्य संदर्भ यही है कि जो भी वाक्य का तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग हो रहा है वाक्य कहने से, वो किसी भी प्रमाणांतर से यानी किसी भी अन्य प्रमाण से जो है बाधित न हो, तो हम इसे शब्द प्रमाण के रूप में स्वीकार करेंगे। इसी के लिए एक पद आगम भी प्रयुक्त किया जाता है। तो जो वाक्य होता है, जिसके वाक्य के संदर्भ में कहा जा रहा है कि जिसका तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग प्रमाणांतर से बाधित न हो, इस वाक्य की सामान्य विवेचना क्या होती है कि वाक्य को ऐसे पदों का समूह के रूप में व्याख्यायित किया जाता है भारतीय ज्ञान मीमांसा पक्ष में, जिससे कोई निश्चित अर्थ निकल रहा होता है। यानी भारतीय दार्शनिक विवेचना में वाक्य को पदों के टर्म्स के ऐसे समूह के रूप में स्वीकार किया जाता है जिससे कोई निश्चित अर्थ निकल रहा हो। ठीक है, वाक्य को पदों के ऐसे समूह के रूप में स्वीकार किया जाता है जिससे कोई निश्चित अर्थ निकल रहा हो। जैसे अगर हम कह दें कि आग से पौधों को सींचो, तो यह जो वाक्य प्रयोग किया गया, इसमें जिन पदों का प्रयोग किया गया वह ऐसे पदों का समूह नहीं है जिससे कोई निश्चित अर्थ निकल रहा है कि आग को पौधों से सींचो। तो इसलिए यह वाक्य जो है, इसको हम शब्द प्रमाण या आगम की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो एक सामान्य विवेचना है वाक्य की, वह आपके अवधान में हमेशा रहनी चाहिए शब्द प्रमाण के संदर्भ में, कि पदों का ऐसा समूह जिससे एक निश्चित अर्थ निकले। ऐसे वाक्य के समूह को ही हम शब्द प्रमाण या आगम के रूप में परिगणित करते हैं। और इसके संदर्भ में कि पदों का ऐसा समूह जिससे निश्चित अर्थ निकले, उसके लिए 4 प्रकार के, एक प्रकार से कहेंगे कंडीशंस, हमारे भारतीय दर्शन की ज्ञान मीमांसीय विवेचना में आपको व्याख्यायित विवेचित मिलेंगी, जिसको एक को हम लोग कहते हैं आकांक्षा, एक को कहते हैं योग्यता, एक को कहते हैं सन्निधि या आसक्ति, आसक्ति पद भी प्रयुक्त होता है, और एक तात्पर्य का संदर्भ भी आता है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि
जिस वाक्य का तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग। तो ये जो चार कंडीशंस जो कहते हैं कि यह किसी भी संदर्भ में आ रही होती हैं वाक्य के स्वरूप के संदर्भ में, कि यही ये चार जो कंडीशन से निर्धारित करती हैं कि पदों का ऐसा समूह है कि नहीं जिससे निश्चित अर्थ निकलेगा कि नहीं, ये यही सारी चीज़ें डिसाइड कर रही होती हैं। तो इसकी जो विवेचना है, एक सामान्य विवेचना हम आपके समक्ष कर दे रहे हैं, और अभी 4-5 मिनट का समय है तो इसमें हम लोग कर दे रहे हैं, और इसके बाद इसकी विवेचना जो बची रहेगी वो कल कर दी जाएगी। तो आकांक्षा का क्या मतलब होता है, और जो योग्यता, सन्निधि, आसक्ति, तात्पर्य का संदर्भ है, ये सब क्या है। देखिए, आकांक्षा की जो सामान्य विवेचना आप लोग को न्याय वैशेषिक दर्शन में और विस्तार से मिलेगी, लेकिन एक सामान्य विवेचना बता दें कि वही वाक्य जो है अर्थपूर्ण माना जाता है जिसके जो पद उसमें प्रयुक्त किए जा रहे हैं वह परस्पर सकांक्ष हो। तो सुनिएगा, आकांक्षा का अभिप्राय यह बताया गया है भारतीय दार्शनिक ज्ञान मीमांसी विवेचना में कि ऐसा वाक्य अर्थपूर्ण माना जाएगा जिसमें प्रयुक्त पद पारस्परिक रूप से क्या हो, सकांक्ष हो। सकांक्ष मतलब क्या, कि जब हम किसी एक पद का प्रयोग करें तो दूसरा पद अपने अर्थ को प्रस्तुत करके उसकी व्याख्या विवेचना में क्या करे, सहयोग करे। तो परस्पर क्या होंगे, सकांक्ष हो। यानी एक पद से जो, जैसे हम एक पद प्रयुक्त कर दिए राम, एक पद प्रयुक्त कर दिए राम, तो हमें राम की विषय में और जानने की इच्छा होगी कि नहीं, कि राम मतलब क्या, आगे बोलो आगे बोलो आगे बोलो। तो हम कहेंगे कि राम स्कूल जाता है। तो जब हम ये प्रयुक्त कर दिए तो इसका मतलब है जो दूसरा पद आया स्कूल, उसने यानी विद्यालय, जो दूसरा पद आया उस विद्यालय पद ने जो इसके विषय में हमें और जानने की इच्छा जाग रही थी उसको क्या कर दिया, शांत कर दिया। तो हम कहेंगे कि यहाँ जो पद प्रयुक्त हुआ है यानी राम और स्कूल, ये परस्पर क्या है, सकांक्ष हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं आकांक्षा। इसके रूप में इसकी सामान्य विवेचना होती है। आप लोग को समझ में आ गई होगी मेरे समय से। जब वीडियो अपलोड हो जाएगा, इसकी 3 वीडियोज़ आज के बाद से हो जाएंगी, तीनों वीडियो हम कोशिश करेंगे कि आज रात में अपलोड हो जाएं, तो आप लोग उसको दोबारा भी सुन सकते हैं, नहीं तो कल तक तो निश्चित हो जाएंगी तीनों वीडियोज़। तो आप लोग कल जब शाम को क्लास में आएंगे तो उसके पहले तीनों वीडियोज़ को देख सकते हैं। दूसरा जो योग्यता बताया जाता है, योग्यता मतलब कि हर एक पद से नहीं जुड़ सकता। यानी जो पद होता है वह पद, कोई भी पद किसी भी पद के साथ नहीं जुड़ सकता। यानी एक पद के साथ दूसरे पद के जुड़ने में जो है एक ऐसी स्थिति होती है जिसको हम लोग कहते हैं कि एक पद दूसरे पद से जुड़ने के योग्य होता है। जब वो ऐसी योग्यता होती है पारस्परिक पदों में, तभी जो है वहाँ वाक्य अर्थपूर्ण होता है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि पौधों को आग से सींचो, तो यहाँ पर जो ये वाक्य है वह अर्थपूर्ण नहीं रह जाता, क्योंकि यहाँ योग्यता का अभाव होता है। यानी पौधा और जो आग पद प्रयोग किया जा रहा है वह पारस्परिक जुटने के लिए योग्य पद नहीं है। तो इसलिए जब ऐसे पदों को आपस में जोड़कर कोई वाक्य कहा जाता है तो वाक्य अर्थपूर्ण नहीं होता। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पर योग्यता के भी कंडीशंस को पूरा होना चाहिए। इसी प्रकार हम लोग कहते हैं सन्निधि या आसक्ति, यानी जो पदों का उच्चारण है उसमें अतिशय कालांतर नहीं होना चाहिए। जैसे हम, आपको लगता है कि सर बहुत अच्छे से बोलते हैं, बहुत धारा प्रवाह तरीके से लेक्चर्स देते हैं, तो आपको अच्छा लगता है ना सुन के। अगर हम बहुत धीरे धीरे फंबलिंग करके, रुक रुक के, ठहर के चीज़ों को बताएं, एकदम धुलमुल तरीके से बोलें, तो आपको क्या लगेगा, समझ में ही नहीं आएगा, आप तक चीज़ें संप्रेषित नहीं हो पाएंगी। तो वहाँ पर जो वाक्य का स्वरूप होगा वह अर्थपूर्ण नहीं रह जाएगा। आपको लगेगा तारतम्यता नहीं बन रही, कोई रिदम नहीं बन रहा है, कोई जो है मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसीलिए जो है वाक्य को अर्थपूर्ण होने के लिए यह भी आवश्यक है कि सन्निधि, आसक्ति पद का भी प्रयोग किया जाता है। आसक्ति मत समझिएगा, आसक्ति पद का भी प्रयोग किया जाता है। यानी इस कंडीशन को भी हम लोग यूज़ करते हैं कि जो पदों का उच्चारण है उसमें अतिशय कालांतर नहीं होना चाहिए। फिर एक कंडीशन जो लास्ट की आपको बताया जा रहा है वो तात्पर्य का अभिप्राय ये होता है कि जैसे किसी भी परिस्थिति में जब किसी पद का प्रयोग किया जाता है तो हमें वक्ता के अभिप्राय को भी देखना चाहिए, यानी उसके तात्पर्य को भी समझना चाहिए। जैसे अगर कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है और वह कहता है सैंधव लाओ, तो सैंधव का 2 अर्थ होता है।
एक सैंधव का अर्थ होता है घोड़ा भी होता है, एक सैंधव का अर्थ होता है नमक भी होता है। तो अगर व्यक्ति भोजन कर रहा है तो वक्ता का अभिप्राय क्या है, घोड़े से है क्या? अगर वो कहे सैंधव लाओ तो आप, वो भोजन कर रहा है तो आप घोड़े ला, अस्तबल से घोड़ा खोल के ला के उसके सामने खड़ा कर देंगे और वो कहेगा कि तुमको हम कहें कि सैंधव लाओ तो तुम ये ले आए हो, तो कहे आप तो कहे सैंधव लाओ तो सैंधव ले आए। तो कहे कि ये आप तुम समझ नहीं रहे हो क्या कि वाक्य का जो स्वरूप है उसको समझ नहीं रहे हो कि ये अर्थपूर्ण ढंग से तुम मेरा अभिप्राय नहीं समझ पा रहे हो क्या, तात्पर्य नहीं समझ पा रहे हो क्या? हम भोजन कर रहे हैं तो तुमसे नमक मांगेंगे कि तुमसे घोड़ा मांगेंगे? तो ये भी आवश्यक है। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें आवश्यक हैं आपके लिए, तभी हम पदों का ऐसा समूह बनेगा जिससे एक निश्चित अर्थ मिलेगा। तो आप लोग इसके पहले इसको ठीक से जान रहे होंगे कि नहीं जान रहे होंगे, लेकिन अब मेरे पढ़ाने के बाद निश्चित रूप से ठीक से जानेंगे और इसकी और विशद विवेचना हम न्याय वैशेषिक दर्शन में करेंगे। तो इसी के साथ हम वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि एक क्लास और है और तबीयत अभी बहुत ठीक नहीं है हमारी। तो कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे। कल की क्लास जो है 1 घंटे की होगी पूरी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें कवर होंगी। तो आज क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रणाम सर। प्रणाम।